तो लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्या आपको पता है एक ही वर्ड डिफरेंट फंक्शन कर सकता है? क्या आपको पता है कि उसका गलत यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है? इस वीडियो लेसन के बाद आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि उनको करेक्टली यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और कैसे करते हैं वो अपने फंक्शंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट क्या होती है? इंग्लिश की वर्णमाला होती है। अब इस वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक के लेटर्स होते हैं और उनकी संख्या है 26। इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये जो 26 लेटर्स होते हैं ये मिलने से वर्ड्स का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन भी अपने आप में एक वर्ड है। ऐसा ही एक और वर्ड कौन है? सेंटेंस, ये भी एक अपने आप में वर्ड है। मैनी, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। कैटेगराइज्ड, ये भी अपने आप में एक वर्ड है। सो देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इंग्लिश की डिक्शनरीज लाखों वर्ड से भरी हुई है, लेकिन उन डिक्शनरीज के लाखों वर्ड्स का कोई पैटर्न है? यस, उनका एक पैटर्न है कि वो सारे वर्ड्स 10 कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है। आमतौर पे 8 कैटेगरीज जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो बुक्स में भी लिखी होती है। 2 अदर कैटेगरीज भी होती हैं जो हमें समझनी जरूरी है। यहाँ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो जो टोटल कैटेगरीज मैंने बताई हैं, जो मिलियंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, मिलियंस वर्ड्स होते हैं डिक्शनरीज के अंदर, उन मिलियन वर्ड्स को केवल इन 10 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स नाउन हो सकते हैं, कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं, इसी तरह से वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स एंड पार्टिकल्स। ये टोटल 10 कैटेगरीज हो सकती हैं और इन 10 कैटेगरीज को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आमतौर पर ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच बुक्स में नहीं मिलते हैं। इसमें से 9th नंबर डिटरमिनर्स तो एडजेक्टिव के साथ ही पढ़ने को मिल जाते हैं। पार्टिकल्स को आमतौर पे पढ़ा ही नहीं जाता क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करते हैं। फिर भी हमें अगर इनकी समझ हो तो हम बहुत अच्छी ग्रामर समझ सकते हैं। बात करते हैं इन्फ्लेक्शन क्या होता है। इन्फ्लेक्शन की बात करने से पहले इस वर्ड को समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेक्शन असल में चेंज इन द फॉर्म को कहते हैं। जब भी कोई चीज अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है तो उसी को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड होता है उसके अनेक रूप देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे कह दूं कि एक वर्ड है आई या एक वर्ड है वी। अब इसके दूसरे रूप भी हो सकते हैं। अगर हम इनके केसेस को चेंज कर दें तो एक इसका केस जो होता है वो अवर्स हो सकता है। एक और हम इसका यूज कर सकते हैं अस के रूप में कर सकते हैं। इसी तरह से आई का माई हो सकता है, मी हो सकता है, माइन हो सकता है। ये डिफरेंट इस आई के ही रूप हैं। इसका मतलब ये आई सेंटेंस के अंदर अलग अलग रूपों में आ सकती है। बस इसी को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन। तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार फिर से देखिए कि कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो इन्फ्लेक्शन करते हैं और कुछ नहीं करते। वो इसी तरह मैंने लिखा हुआ है, जो इस तरफ दे रखे हैं वो इन्फ्लेक्शन करते हैं और जो ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये इन्फ्लेक्शन नहीं करते हैं। हम इनको आगे समझ लेंगे। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि ये वर्ड दे रखा किंग। इस किंग का अगर जेंडर चेंज कर दें तो हो जाएगा क्वीन। इसका अगर नंबर चेंज कर दें तो हो जाएगा किंग्स। इसका अगर केस बदल के लिखा जाए तो हो जाएगा किंग्स। इसी तरह से एक प्रोनाउन दे रखा है, इसको हम देयर, देम, देयर्स विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। यही है इन्फ्लेक्शन। मतलब इंग्लिश के वर्ड्स इन्फ्लेक्शन करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई इन्फ्लेक्शन करता है तो उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट का हिंदी में अर्थ होता है विशेषताएं।
कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। तो एक वर्ड की कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे ये नाउन और ये प्रोनाउन है, इनकी 4 विशेषताएं होती हैं, मतलब इनके 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक और रूप में कहें तो हम इनको 4 अलग-अलग बातों से डिफाइन कर सकते हैं, इनके रूप बदल सकते हैं। जैसे नाउन्स में खास करके सबसे पहले एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स है पर्सन, जेंडर, केसेस, नंबर, फॉर्म्स और इस तरह से डिग्रीज। तो होता क्या है कि जैसे नाउन और ये प्रोनाउन है, इनके पर्सन्स चेंज हो सकते हैं, इनके जेंडर चेंज हो सकते हैं, इनके केस चेंज हो सकते हैं, इनके नंबर मतलब ये प्लूरल और सिंगुलर बन सकते हैं। अगर पर्सन्स की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन्स हो सकते हैं। जेंडर की बात करें तो 4 तरीके के जेंडर होते हैं, वो हो सकते हैं। केस की बात करें, 4 तरीके के जेंडर की बात कर लेते हैं तो फेमिनिन जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर होते हैं, कॉमन और न्यूट्रल ये जेंडर्स होते हैं। केसेस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस होते हैं, पॉसेसिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ये प्रोनाउंस के अंदर होते हैं। नंबर्स की बात करें जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है कोई वर्ड। तो नाउन और प्रोनाउन ये 4 एट्रीब्यूट्स शो करते हैं। इसी तरीके से बात करें वर्ब की, तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है और उसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं, मतलब उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इसके लिए एक आईएनजी फॉर्म और एक हम कहें तो इसके लिए वर्ब प्लस एस या ईएस मतलब इंडेफिनिट फॉर्म का यूज होता है। तो फॉर्म्स जो होती हैं वो इतने रूप में आ सकती हैं। इसी तरीके से डिग्रीज भी एक एट्रीब्यूट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में डिग्रीज होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये नहीं पूछ सकते कि वर्ब जो है उसकी डिग्री चेंज करो, नहीं हो सकती। नाउन के अंदर एट्रीब्यूट केवल 4 ही हैं, नाउन की फॉर्म चेंज नहीं हो सकती, प्रोनाउन की फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं पूछ सकते हम कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म क्या है या थर्ड फॉर्म क्या है। लेकिन हाँ, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव और एडवर्ब्स जो होते हैं उनमें डिग्रीज होती हैं। अब ये डिग्री कितने प्रकार की होती हैं ये फर्दर बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। यहाँ से हम अपना सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन ले रहे हैं। तो एक नाउन जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसी तरीके से उसमें नंबर होता है, मतलब उसका सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सबसे पहले कि एक नाउन है हमारे पास में, उस नाउन का नाम है किंग। और क्योंकि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड ही नाउन होता है, हम यहाँ पे डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, हम उसके फंक्शंस को जान रहे हैं इस टॉपिक में। उसके बाद में उसमें जेंडर चेंज हो सकते हैं, मतलब उसके नंबर चेंज करेंगे तो किंग का किंग्स बना सकते हैं। अगर उसका जेंडर चेंज करेंगे तो हम उसके लिए क्वीन लिख सकते हैं। उसका केसेस चेंज करेंगे, हम उसके लिए एक पॉजिटिव केस लिख सकते हैं, किंग्स, और इसके अपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं। इसमें पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, और नाउन्स तो आमतौर पे थर्ड पर्सन होते ही हैं। इसी तरीके से कोई नाउन होता है, उसको एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो किंग है, इसकी क्वालिटीज बताने के लिए इसके पहले जो वर्ड लगेगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस किंग के लिए पावरफुल शब्द यूज कर सकता हूं। पावरफुल वर्ड इस किंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कर देते हैं, नाउन्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। डिटरमिनर्स क्या कर देते हैं, वो इनको डिटरमाइन कर देते हैं। अभी डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर किसी नाउन की अगर किसी नाउन की क्या बताई जाए, नंबर, नंबर का मतलब उसमें सिंगुलर प्लूरल बताया जाए या कितने हैं, या उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, या उसका पोजीशन, पोजीशन बताया जाए, तो वो डिटरमिनर होता है, वो एडजेक्टिव नहीं होता है। एक आमतौर पे कहूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं ए किंग। तो यहाँ पे जो किंग से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है वो असल में एक डिटरमिनर है, वो कोई एडजेक्टिव नहीं है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि दे आर रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस जो होते हैं वो उनकी जगह उपयोग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं
कि आई हैव टू फ्रेंड्स, और आगे इसी में लिखूंगा दे आर वेरी फेथफुल। यहाँ दे जो वर्ड यूज किया गया है वो इन फ्रेंड्स के लिए किया गया है। बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउंस को यूज कर लेते हैं, यानी नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम दोबारा से लिखते कि टू फ्रेंड्स आर वेरी फेथफुल, मीनिंग वही होता। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन्स जो होते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउंस। अब आ जाते हैं नाउन्स के एग्जाम्पल के रूप में। देखिए नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि वो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए ये किसी भी सेंटेंस को उसकी वर्ब से पहचाना जाता है। ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब के पहले जो इस तरफ आ रहा है वो उसका सब्जेक्ट है। तो डॉग यहाँ पे एक नाउन है और वो एक सब्जेक्ट भी है। सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, यहाँ पे बार्क से पहले यूज होने पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डॉग। इसी तरीके से वी हैव टेकन आवर बुक्स, यहाँ बुक्स जो है वो वर्ब के बाद में आ रही है। जब किसी वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या whom का, और जो रिप्लाई में मिलता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया वी हैव टेकन व्हाट, आवर बुक्स। तो बुक्स यहाँ नाउन है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं उसको ऐसे समझ लीजिए। एक मिनट के लिए ये मान लीजिए कि यहाँ इज नहीं है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है। तो मिस्टर शर्मा इज इक्वल टू अ डॉक्टर, मतलब मिस्टर शर्मा ही डॉक्टर है। सेम पर्सन सेम क्वालिटी। अगर मिस्टर शर्मा ही डॉक्टर है तो बीच में जो वर्ब आ रही है वो कौन सी वर्ब है? वो इन दोनों को लिंक करने के काम में आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये ना तो मेन वर्ब है ना ही ये हेल्पिंग वर्ब है, यह एक्चुअली एक लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं, और ये क्योंकि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि मैं अगर ये सेंटेंस ऐसे बोलूं कि मिस्टर शर्मा इज, आगे कुछ ना लिखूं तो इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। इसका मीनिंग पूरा करने के लिए ये लिखना पड़ेगा हमें, और यही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीट मीन कंप्लीट करने वाला। फाइनली हमारे सामने आ रहा है ही वॉज फाउंड इन द कार। ध्यान से देखने पर ये फाउंड वर्ब यहाँ है, इसके बाद एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, और ऑब्जेक्ट केवल वर्ब के ही नहीं होते, प्रीपोजिशंस के भी होते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज इन्फर कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट टर्म होती है ये ऑब्जेक्ट बना हुआ नाउन से होता है, लेकिन ये दो चीजों के होते हैं। एक ये वर्ब के होते हैं और एक प्रेपोजिशंस के भी होते हैं। प्रेपोजिशंस के बाद में भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, बाद में होता है, याद रखना। बाद में आया हुआ जो नाउन होता है इन दोनों के बाद में, उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे ही वॉज फाउंड इन, इन के बाद जो लिखा हुआ है कार, इन द कार, दैट तो डिटरमिनर है। इन द कार यह एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका? क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं। किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और फाइनली नाउन्स का यूज हम पजेसिव के रूप में भी कर लेते हैं। अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो का, के, की का जो मीनिंग देता है वही होता है पजेसिव केस नाउन का। तो यहाँ पे नाउन एक पजेसिव के रूप में उपयोग हो रहा है। अब प्रोनाउन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, ये वीडियो हम केवल नाउन तक ही रखते हैं। इससे मेरी टीचिंग स्टाइल का आपको पता चलेगा, और फिर फर्दर मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो इसी टॉपिक को पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एवरीवन।